हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में जो मेरा एक्सपीरियंस था CAPF AC 2023 के इंटरव्यू का, वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू था वो था जून 2024 में। तो ये CAPF 2023 एग्जाम जो जुलाई में हुआ था, उसका जो फिजिकल्स थे वो दिसंबर के आसपास हुए थे। तो उसका अब इंटरव्यू था। तो उसका जो पूरा मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे मतलब जहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या नहीं करनी होती, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आपको पता होगा जो CAPF का इंटरव्यू है वो कहाँ पे होता है यूपीएससी भवन में ढोलपुर में। तो ये कहाँ पे, ये शाहजहाँ रोड पे। तो अगर मैं गूगल मैप के थ्रू, गूगल अर्थ के थ्रू अगर आपको दिखाता हूँ जो यूपीएससी भवन है, तो जो ये पूरा ये एकदम फ्रीली अवेलेबल है गूगल अर्थ। कोई भी इसमें से सीक्रेट डेटा नहीं है, तो ये आप भी मतलब जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये जो बिल्डिंग है ये हमारा मेनली यूपीएससी भवन है जो है। और जो ये आप ये सर्कुलर बिल्डिंग देख रहे हो, ये है हमारा जहाँ पे मतलब इंटरव्यू का जो ऑफिस है मेन वो। और अगर इसके सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो आपको इस तरफ आना होगा यहाँ पे। और ये वाला आप जो रोड देख रहे हो, इसके पास में ये एक स्कूल है, इसके जस्ट स्कूल के बगल में थोड़ा जूम इन करके बता देता हूँ। इस जगह पे आपका एक एग्जिट पॉइंट है मेट्रो का। तो जो मेट्रो वहाँ पे अंडरग्राउंड है, तो इस जगह से आपका एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ से आपको आना है, फिर आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ से आपको इस तरफ चलना है इसी रोड पे। फिर इस रोड पे आपको यहाँ पे जाके इस जगह पे, फिर यहाँ पे मतलब आपको क्रॉस कर लेना है रोड। और फिर इस जगह पे ऑलमोस्ट, तो ये ऑलमोस्ट 250 मीटर्स के आसपास है, और ये भी 300-400 मीटर है। तो यहाँ पे और आगे चलना है। तो उसी के बगल में आपको ये देख सकते हो, यहाँ पे ये नेवी के हेडक्वार्टर्स है। तो आपको मतलब थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो इसलिए। फिर ये जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो हार्डली 700-800 मीटर की वॉक है आपके जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ये हमारा जो मेट्रो स्टेशन है ये यहाँ पे खान मार्केट। तो खान मार्केट है आपका वायलेट लाइन पे। तो ये है मतलब सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हो, तो यहाँ पे आप उतर सकते हो, और ऑलमोस्ट 700 मीटर की वॉक है। और आप जाके पहुंच सकते हो यूपीएससी, जो मतलब मेन यूपीएससी भवन है यहाँ पे। तो जो ये रोड है ये है शाहजहाँ रोड। तो आपको याद रखनी शाहजहाँ रोड है। तो जो मेट्रो स्टेशन के 4 एग्जिट है, उसमें से एक एग्जिट है जो शाहजहाँ रोड का है, उस एग्जिट पे आपको बाहर आना है। और फिर यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट जो है वो रूट लेना है, और फिर यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। तो अभी आप बिल्डिंग देख सकते हो, ये यहाँ पे ये मेन बिल्डिंग है हमारे इंटरव्यू की। इसके आसपास यहाँ पे ये 2-3 गेट है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा म्यूजियम है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें। चलो मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ जो यहाँ पे मेन चीज़ें हैं वो। तो यहाँ पे हुआ अपने बारे में अगर बताता हूँ, जो मान लो यहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू था वो था 1 बजे के आसपास, मतलब आफ्टरनून वाला जो सेशन था वहाँ पे था। और तो दो सेशन होते हैं, दूसरा होता है 9 बजे वाला मॉर्निंग का सेशन होता है। तो मेरा तो यहाँ पे यही था आफ्टरनून वाला। तो हमारा जो एक तरीके से एंट्री पॉइंट था, वो यहाँ पे एंट्री एंट्री टाइम दे रखा था 1 PM का। तो अगर आप मान लो आप यहाँ पे पहले भी पहुँच जाते हो, कि आप यहाँ पे पहले पहुँच गए 12:30 के आसपास या 12:25 के आसपास, तो आपको एंट्री एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री सीधा ये 1 PM पे ही देंगे। तो मैं ऑलमोस्ट आ गया था यहाँ पे 11:45 या 11:50 के आसपास। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं थी उस वक्त। हो क्या रहा था यहाँ पे, एक और इंटरव्यू चल रहे थे, वो थे मान लो EPFO APFC। तो इनके इंटरव्यू चल रहे थे। तो इनकी जो मान लो एक तरीके से एंट्री थी, वो हो रही थी यहाँ पे 12 बजे। तो जब मैं पहुंचा था तो मेरे कुछ टाइम बाद यहाँ पे इन लोग की एंट्री शुरू हो गई थी 12 o'clock के आसपास। उसके बाद हमारी हुई थी 1 जो क्या बोलते हैं PM है उसके आसपास एग्जैक्टली। तो मैं बताता हूँ, मान लो यहाँ से जैसे हम आते हैं शाहजहाँ रोड से, मतलब इस वाले रोड से जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, इस एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट से आपको बाहर आना है। फिर ये हमारा शाहजहाँ रोड। तो यहाँ पे अब होता है कि यहाँ पे इस जगह पे एक जैब्रा क्रॉसिंग दे रखी है, तो आपको सिंपली यहाँ से इस जगह पे जाके यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो। वरना तो जो यूपीएससी का गेट नंबर 1 है शायद, उसके एकदम सामने आप एक जैब्रा क्रॉसिंग दे रखी है, यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो इस जगह पे एक पेट्रोल पंप होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस जगह पे आपको जाना है। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेवी का हेडक्वार्टर्स, और फिर इस पूरे एरिया में हमारा यूपीएससी का जो पूरा यूपीएससी भवन का जो पूरा एरिया है वो। फिर जब इस तरफ से जाओगे तो यहाँ पे एक गेट पड़ता है, गेट नंबर 2। तो इसके पास में एक स्टॉल है, यहाँ पे खाने पीने का थोड़ा सामान है, वो आप मतलब जो भी आपको खाना पीना है तो आप ले सकते हो। फिर थोड़ा और आगे चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा गेट नंबर 1 है। और उसके साइड में एक छोटा सा स्मॉल गेट बना रखा है, जो मेनली हमारे वही छोटे से रूम गेट होते हैं वहाँ पे। उसके थ्रू जो हमारे इंटरव्यू कैंडिडेट्स है वो यहाँ से एंट्री लेते हैं। बाकी जो गेट्स है इनसे हमारी एंट्री नहीं होती। जो ये छोटा सा गेट है यहाँ पे, ये रूम के थ्रू जाता है, जहाँ पे आपकी फ्रिस्किंग और चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर से या बाकी सब चीज़ों से। तो इस गेट के थ्रू आपको जाना होता है। फिर यहाँ पे जो मेन इंटरव्यू बिल्डिंग है वो है। तो यहाँ से आप एंट्री लोगे। फिर इस जगह से हमारे जो मेन क्या कहते हैं सर्कुलर बिल्डिंग इंटरव्यू की, उसमें एंट्री होनी होती है। और फिर जो पूरा एंट्री होने के बाद आप इस जगह से यहाँ पे एग्जिट लेते हो गेट नंबर 2 से। तो ये पूरा जो मतलब आपका प्रोसीजर है वो। तो उसका बताता हूँ, मान लो अगर आप जल्दी पहुंच जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या इन्होंने और आगे ये जो पूरा एरिया है इसके एंडिंग पे इस तरफ को रोड गई है, तो यहाँ पे इन्होंने म्यूजियम सा बना रखा है, और इसके म्यूजियम के बगल में यहाँ पे थोड़ा वेटिंग एरिया सा है।
तो ओपन वेटिंग एरिया यहाँ पे शेड है और आपके फैंस लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे जाके बैठ सकते हो अगर आप जल्दी आ गए हो तो। तो इसकी एंट्री ऐसे यहाँ पे गेट है, ये गेट इन्होंने क्लोज कर रखा है। तो ये गेट तो क्लोज है, पर यहाँ पे एक और छोटा सा गेट दे रखा है, तो इस गेट से आपको एंट्री लेनी है और यहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो अगर आप जल्दी आ गए हो। तो जो ये पूरा हमारा यूपीएससी का एरिया था, ये था। तो आप देख सकते हो अगर आप मतलब 1 बजे का आपका टाइमिंग है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 12-12:20 के आसपास पहुँचने का ट्राई करना, ना उससे ज़्यादा जल्दी ना तो ज़्यादा लेट। क्योंकि अगर मान लो आपकी थोड़ी टाइम आपको कुछ और करना हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और फिर अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो ऐसा होता है कि आप बहुत दूर से आ रहे हो, तो आपका मतलब ड्रेस जो आपका ड्रेस है वो ख़राब हो सकता है। तो जैसे मैं गया था, तो मैंने क्या था, जो हमारे पैंट्स है या फॉर्मल शूज़ है वो सब पहन के गया था। पर ऊपर मैंने मतलब एक सिंपली टी-शर्ट पहन ली थी और मतलब मैंने शर्ट वो सब रख ली थी ताकि अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में तो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे जो सीआईएसएफ ऑफिशियल्स थे, तो उनसे मैंने पूछा था ये अंदर चेंजिंग एरिया है या नहीं है, तो उन्होंने बोला था है। पर बेसिकली यहाँ पे चेंजिंग एरिया अंदर है नहीं, क्योंकि जब मैं मान लो जब हमारी एंट्री शुरू हुई थी यहाँ पे, तो एंट्री के टाइम पे यहाँ पे हुआ गया था कि 2 डॉक्यूमेंट हमसे माँगे थे। वो 2 डॉक्यूमेंट क्या थे, एक तो हमारा आधार कार्ड, एक था यहाँ पे आधार कार्ड और दूसरा था हमारा जो क्या बोलते हैं इंटरव्यू का कॉल लेटर होता है, इंटरव्यू का कॉल लेटर। ये 2 चीज़ें हमसे माँगी थी। तो ये दोनों अच्छे चेक कर रहे थे, फिर आपकी इमेजेस भी चेक कर रहे थे अच्छे से कि आप मैच करते हो नहीं करते। चश्मा पहना है तो चश्मा हटवा के इस तरीके से। फिर उसके बाद उस रूम के अंदर हुई फ्रिस्किंग और जो भी चेकिंग है वो हुई मेटल डिटेक्टर से बाकी सब। फिर हम चले गए इंटरव्यू में। मतलब इंटरव्यू का जो हॉल इंटरव्यू का वेटिंग हॉल था उस जगह पे। फिर अब यहाँ पे अगर देख सकते हो कि जो ये इंटरव्यू हॉल है वो मेनली ये है और यहाँ से आपने अंदर जाना था। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि जब मैंने पूछा था कि ड्रेस चेंज करने के लिए, तो उन्होंने बोला है। पर फिर अंदर जाके उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ पे कोई भी ड्रेसिंग चेंज का मतलब कोई भी एरिया नहीं है। सिंपली अगर आप मतलब जा रहे हो तो सीधा आपको वॉशरूम में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि टी-शर्ट पहन लो, अंदर जाके सिंपली टी-शर्ट चेंज कर लोगे, आप शर्ट पहन लोगे, 2 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और आप मतलब रेडी हो जाओगे। पर मतलब जो मतलब पैंट्स है और फॉर्मल शूज़ है वो आप पहन के आओगे पहले से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अंदर कोई भी ऐसे चेंजिंग रूम स्पेशली नहीं है। और बाकी अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो वो तो मतलब प्रिपेयर होके आना पड़ेगा उन्हें पहले से। तो मैं प्रेफ़र करूँगा अगर आप ज़्यादा दूर से नहीं आ रहे हो तो आप पूरा अपना ड्रेसिंग जो जो भी ड्रेस है वो अच्छे से पहन के आओ पहले से। वो अलग बात है, कोट अलग से कैरी कर लो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वज़ह से। तो ये पूरा जो हमारा यूपीएससी का एरिया था, वो कुछ इस तरीके का था। तो अब मैं मतलब जो ये एक मैप है, इसके हिसाब से आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये जो हमारी मतलब ये पूरा एक छोटा सा मैप है, ये जो वहाँ पे यूपीएससी का म्यूज़ियम है, उसमें अवेलेबल था, तो ये उसकी फ़ोटो है। तो ये जो है, यहाँ पे आपका एक वेटिंग रूम जो मैंने बताया था, ये होगा। कलर पेन का कलर चेंज करो ताकि आप देख सको। तो ये हो गया हमारा शाहजहाँ रोड, ये हो गया एक हमारा गेट नंबर 2, ये हो गया गेट नंबर 1 और इसी के बगल में यहाँ पे छोटा-सा है हमारा एंट्री गेट। और यहाँ पे हो गए हमारे शेड लगे हुए हैं और ये हमारा जो यूपीएससी का म्यूज़ियम है, यूपीएससी म्यूज़ियम। तो इस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें, छोटे-छोटे आर्काइव्स हैं, अलग-अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये था हमारा मतलब जहाँ से एंट्री हुई थी। यहाँ पे एक थोड़ी-सी शॉप भी है और फिर यहाँ पे यूपीएससी के जो बहुत इंपॉर्टेंट से बोर्ड होते हैं, जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं इस जगह पे और इस जगह पे। तो जब मैं सुबह आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो फ़ोटो मैंने उस वक़्त नहीं खिंचवाई थी और साथ मैंने मतलब जो फॉर्मल शर्ट थी वो भी नहीं पहनी थी, इस वजह से फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी उस वक़्त। तो हमारी जो एंट्री थी वो इस जगह से हुई 1 बजे के आसपास, एक-एक करके कैंडिडेट जाना शुरू हुए। फिर यहाँ पे अंदर जाने के बाद इस जगह से, यहाँ से हमारी एंट्री हुई जो मेन हॉल है। फिर इस जगह पे कुछ रिसेप्शन सा बना हुआ है और ये जो ये वाला एरिया ये हमारा मेन वेटिंग रूम है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छे से बता देता हूँ कि अंदर क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ था। तो अगर जैसे बताऊँ, जो हमारा मेन वेटिंग एरिया उसके बारे में, तो ये जो जैसे हो गई हमारी मेन इंटरव्यू की बिल्डिंग है। इसके बाद यहाँ पे छोटा-सा हमारा वेटिंग एरिया है और जो ये पूरा यहाँ पे एक छोटा-सा मतलब ऐसे मान लो गार्डन सा बना रखा है जो सर्कुलर में, यहाँ पे थोड़े छोटे-छोटे पाथ हैं शायद चारों तरफ। तो हमारी जो एंट्री है वो इस तरफ से हुई। अब इसके हर तरफ यहाँ पे जो ये मान लो ये पूरा एक एरिया है, ये है यहाँ पे ऑफिसेज़ है, मतलब ऑफिस या जो भी आपके इंटरव्यू रूम्स हैं, वो है इस जगह पे, अलग-अलग जगह पे। और जहाँ से आप एंट्री लेते हो, उससे पहले यहाँ पे एक रिसेप्शन सा बना हुआ है, इस जगह पे रिसेप्शन है, जहाँ पे आपको एंट्री लेते हैं, आपके जो गैजेट्स हैं, वो आपको सबमिट करने हैं, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया या ईयरपॉड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ये आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। फिर यहाँ पे सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, वो एक आपको एनवेलप सा देंगे, उस एनवेलप पे आपको आपका नाम डालना है, रोल नंबर डालना है और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो आपका फ़ोन नंबर है, वो आपको डालना है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको नोट कर देनी है और फिर ये आपको एक टोकन देंगे। तो जो भी जैसे मैंने जो 41 दिया था, तो आपको इस तरीके का टोकन देंगे, वो आपको सेफ रखना है और जब वापस आओगे तो यहीं से आपको चीज़ें वापस कलेक्ट करनी है टोकन वापस देकर। फिर आप जैसे यहाँ पे सब चीज़ सबमिट कर दोगे, फिर यहाँ से आपको आगे जाना है सिंपली और ये है यहाँ पे जो हमारा वेटिंग हॉल है ये। तो यहाँ पे वेटिंग हॉल के जस्ट बाहर एक छोटा-सा रूम है, इसमें सीआईएसएफ पर्सनल बैठे होते हैं। वो कभी-कभार आपकी चेकिंग करते हैं, मतलब वो एक तरीके से
जो अंदर और बाहर जो लोग जा रहे हैं उन पे थोड़ा नज़र रखते हैं कि कौन आ रहा है, जो जिसका इंटरव्यू हो गया होगा वापस दोबारा अंदर नहीं आ सकता रूम के। और मतलब जो जिसका इंटरव्यू अभी बचा होगा, तो उसको वो सिर्फ जैसे वॉशरूम जाने से तभी अलाउ करेंगे ना, विदाउट एनी रीजन बाहर जाने अलाउ नहीं करते। फिर जो हमारा अगर अंदर वाला जो रूम है, इसके बारे में बताऊं, तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे जैसे मान लो आपने यहाँ से एंट्री ली, तो इस जगह पे यहाँ पे सिंपली दो आपके एक तरीके से यूनिट्स बैठी थी, जिसमें मान लो आपके एक तरीके से आपके ई सिग्नेचर ले रहे थे, आपके फोटो ले रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग आपके मतलब जो भी आपका ई समन लेटर है, उसमें जो भी स्कैनर है उसको स्कैन करके आपको अलग अलग बोर्ड्स में डिवाइड कर दे रहे थे। तो यहाँ पे ये सब चेकिंग हुई। उसके बाद यहाँ पे क्या था, जब हम लोग आए थे तो हम लोग पूरे 24 मेंबर्स थे मान लो पूरे, कि एक दिन में जो मेरा जिस दिन मेरा डेट था मतलब आफ्टरनून के सेशन में, उस दिन 24 मेंबर थे। तो इन 24 मेंबर को 6 ग्रुप में पहले से डिवाइड हो रखा था। ये तो 6 ग्रुप थे, मतलब 6 बोर्ड थे, 6 अलग अलग बोर्ड में इनका इंटरव्यू होना था। तो यहाँ पे क्या थे, जैसे इस जगह पे फिर अलग पूरा टेबल बना रखा था। यहाँ पे 4 टेबल थे, तो ये 4 टेबल थे, हर टेबल पे 6 6 लोग बैठे थे, और इस जगह पे था हमारा रिफ्रेशमेंट्स का। यहाँ पे था रिफ्रेशमेंट्स। तो रिफ्रेशमेंट में सिंपली क्या था, सिंपली यहाँ पे चाय कॉफ़ी जैसा कुछ था, बिस्किट थे, फिर एक छोटी 10 वाली फ्रूटी की बोतल थी, एक वाटर बोतल थी 200 ml वाली जो आती है, और साथ में एक लोटो चौकी पाई थी, ये सब थी। तो आप जितना चाहो उतना ले सकते थे, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो वैसा। फिर यहाँ पे हुआ क्या, जब यहाँ से मान लो आपका जो भी आपके सिग्नेचर है, स्कैनर है, वो सब हो गया, उसके बाद आपको किसी भी एक जो भी आपका मतलब अलॉटेड बोर्ड होता है उसके वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो जैसे मान लो इस जगह पे आपके 6 लोग हैं, तो यहाँ पे सिंपली 6 लोग बैठे होते हैं, और यहाँ पे जो भी आपके एक ऑफिशियल है वो बैठा होगा, जो आपसे फॉर्म मतलब जो भी फॉर्म है वो फिलिंग होगी यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे 2 3 अलग अलग फॉर्म थे, वो आपको फिल करने थे। यहाँ पे वो खुद ही बताएंगे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मान लो हार्डली 20 मिनट्स के आसपास लगा था जो पूरा है प्रोसीजर फॉर्म वॉर्म फिल करने में। और जो आपका बाकी अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपको लेके जाना है, वो आप पहले से ही फिल करके लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वही फॉर्म फिल हुए, जैसे 2 फोटोज लेके जानी थी वो सबमिट हुई, वहाँ पे वो जो भी यहाँ पे अटैच करनी थी वहाँ पे अटैच कर दी। फिर हमारे हमसे मतलब मेनली 2 डॉक्यूमेंट मांगे थे। तो 2 डॉक्यूमेंट कौन से थे, एक तो हमारा 10th का सर्टिफिकेट था, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मार्कशीट तो नहीं मांगी, पासिंग सर्टिफिकेट था। और दूसरा था यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मतलब मार्कशीट नहीं, ग्रेजुएशन डिग्री थी आपके पास या फिर प्रोविजनल डिग्री थी वो। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन। तो ये 2 मेन चीजें थी जो मांगी गई थी। उसके बाद अगर मान लो आप किसी क्या कहते हैं अदर कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आपका ओबीसी हो गया या SC ST हो गया, तो उनका जो भी आपको मतलब एक कुछ फॉर्म होता है या फिर जो भी होता है वो आपको लेके जाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर मान लो आपको आपने एनसीसी करा है, और जब आप डेफ में भरोगे अगर एनसीसी, तो आपका जो एनसीसी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है। तो मेनली ये 4 चीजें ही थी। उसके बाद अगर मान लो आपके किसी भी चीज में एरर है, मान लो आपके नाम में एरर है, फादर्स नेम में एरर है, कुछ भी एरर है, तो उसके लिए आपका जो भी मतलब वेरिफिकेशन है, चाहे साइंड हो, चाहे गेस्ट ऑफिस से साइंड था या कुछ और, तो वो आपको साथ में लेके करना, वो लेके जाना है, वो कैरी करना है। और तीसरा आपका आधार, मतलब एक आधार कार्ड है, वो तो ऑब्वियस है कि आपको लेके जाना ही है। तो ये मेन चीजें थी जो यहाँ पे चेक हुई थी। फिर यहाँ पे वो सिंपली फॉर्म फिल हुए, 20 25 मिनट्स के आसपास लगे थे, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे मान लो जैसे हर एक कैंडिडेट है, अब आपके जो जब इंटरव्यू की लिस्ट आती है, तो एक अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है कि मान लो पहले होगा फोरनून का, कि सुबह वाले का, कि सुबह 9 बजे 6 लोगों का इंटरव्यू है, फिर नीचे दोपहर के 6, फिर सुबह के 6, फिर दोपहर के 6। तो ये मान लो जैसे अगर आप एक डेट मानोगे 4 जून के आस 4 जून की मान लो, तो जैसे मान लो अगर पहले 6 लोगों के यहाँ पे दे रखा है ये फोरनून है, फिर आफ्टरनून का दिया होगा, फिर ही 4 जून का फोरनून का दिया होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही बोर्ड है जो सुबह और शाम ले रहा है, तो उसका एक साथ दे दिया, फिर दूसरा बोर्ड है सुबह शाम ले रहा है, उसका दूसरे को साथ दे दिया। इस तरीके से होता है। मान लो यहाँ पे एक एक बोर्ड में 6 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, तो जैसा आपके इंटरव्यू में लिस्ट होगी ना, उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। जैसे अगर आपका नाम वहाँ पे आखिरी पे आ रहा है तो आपका इंटरव्यू लास्ट में ही होगा, अगर आपका नाम फर्स्ट पे आ रहा है तो आपका इंटरव्यू फर्स्ट में होगा। तो इस तरीके से चलता है। तो जैसे हमारे में 24 लोग थे, तो हमारे में 6 बोर्ड थे, तो यहाँ पे ये मतलब हमारे में 4 बोर्ड थे, चारों बोर्ड में 6 6 लोग थे। तो मेरा बोर्ड था यहाँ पे जो ये पहला वाला है, मान लो मैं इसी जगह बैठा था, तो ये बोर्ड था हमारा। तो अब यहाँ पे जो भी हमारा पहला कैंडिडेट था, उसके थोड़ी जल्दी जल्दी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक करे, उसका दूसरे कैंडिडेट के, उसका तीसरे कैंडिडेट थे, इसी तरीके से जो एक हमारा पूरा लाइन है वैसे चला था। उस तरीके से बाकी बोर्ड का भी जैसा भी चल रहा था वो वैसा था। फिर यहाँ पे हुआ क्या कि ऑलमोस्ट 145 या 150 के आसपास, 145 या 150 के आसपास जो पहला कैंडिडेट है वो चला गया था इंटरव्यू देने। तो जब ये गया, उसके ऑलमोस्ट मान लो 15 से 20 मिनट्स बाद अगला जो हमारा कैंडिडेट है उसका भी जो नंबर है वो आ गया था। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि सारे जो भी कैडेट्स हैं, मतलब जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, सबके इंटरव्यू पैरेलली चल रही थी। जैसे मान लो 145 पे ये गया, तो 1 मिनट 2 मिनट बाद यहाँ से किसी को कॉल आया, यहाँ से कॉल आया, यहाँ से कॉल आया। तो सिंपली इस तरीके से एक एक करके लोग जा रहे थे। फिर अगले फिर 15 20 मिनट्स बाद एक एक करके फिर से लोग जाने लग गए। तो जो मेरा बोर्ड था इसमें हम में से 6 लोग थे, तो 6 में से एक हमारे में एक एब्सेंट था।
तो 23 हो गए थे फिर टोटल। और जो मान लो 5वां नंबर था वो एब्सेंट था। तो वैसे मेरा नंबर यहाँ पे 6 था, लास्ट नंबर था, तो मेरा 5th नंबर हो गया, इसलिए मेरा थोड़ा टाइम बच गया। तो मैं अगर बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास फ्री हो गया था। तो आप मान लो अगर आपका लास्ट नंबर है तो आप ऑलमोस्ट 5 या 5:10 के आसपास मानोगे कि आप फ्री हो जाओगे कंप्लीटली। तो ये भी थोड़ा मतलब इस तरीके की जो टाइमिंग है वो होती है। तो यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट था 150 से जाना शुरू हुए, उसी तरीके से पैरेलली हर 20 मिनट्स बाद कैंडिडेट्स एक एक करके जाते रहे। और अगर मैं बता दूं, जैसे मान लो यहाँ पे वॉशरूम कहाँ पे, जैसे बता दूं, मान लो अगर यहाँ पे आप बैठे हो तो आपको सिर्फ वॉशरूम के लिए जाने के लिए अलाउ करेंगे। तो सिंपली यहाँ से, जहाँ से हमने मान लो एंट्री ली थी, ये एक एंट्री पॉइंट था, इसी के बाहर इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे वॉशरूम है, इस जगह वॉशरूम है, तो ये मेल फीमेल वाले जो वॉशरूम है यहाँ पे। और इस तरफ हमारे जो पूरे ये सिंपली जो क्या कहते हैं मेंबर्स के रूम है, वो सब इधर उधर थे। फिर अगर और आगे देखें तो अगर मान लो थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे वो होता क्या है कि जब हमारा वेटिंग रूम होता है, इसके इधर एक छोटा सा चार्ट लगा हुआ है, ये गेट है, इसके यहाँ पे चार्ट लगा है जो पूरे यूपीएससी का एरिया है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जैसे मान लो आपने एंट्री की, इन दोनों तरफ यहाँ पे आपके यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके रूम है, कि इस जगह पे आपका रूम है, इस जगह पे रूम है, तो ये सारे इंटरव्यू रूम्स है आपके दोनों तरफ। और जो चेयरमैन का रूम है वो इस मैप के हिसाब से पीछे की तरफ था इस जगह पे, तो चेयरमैन का रूम सबसे बड़ा है, बाकी जो ऑफिसर्स है उनके रूम थोड़े थोड़े छोटे हैं। तो ये आपके रूम्स थे। तो मेन जो हमारी चीज़ें थी वो यही हुई थी। तो अगर आप जैसे बता दें आपको चेंज करना है तो वॉशरूम में जाके भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपको टी शर्ट चेंज करना है, जो भी आपको मतलब ड्रेसिंग सेंस देखना है कि आपकी टाई सही है नहीं है, वो यहाँ पे आप जाके कर सकते हो। और पूरा जो वेटिंग एरिया है वो मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर सही था, बाहर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मान लो जैसे मेरा लास्ट नंबर था तो मुझे 115 से लेके आखिरी तक पूरा बैठना पड़ा था, ऑलमोस्ट 4 o'clock तक। तो 2.5-3 घंटे यहाँ पे नॉर्मली आपको बैठना पड़ सकता है। फिर उसके बाद जो अगर मैं आगे की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अलग-अलग बोर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारे में 4 बोर्ड्स एक्टिव थे। तो उसमें यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वो ये सारे बोर्ड्स में से कोई 4 बोर्ड्स एक्टिव थे। तो देख सकते हो सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज सोनी जो, इनका बोर्ड शायद नहीं था उस दिन। तो ये मतलब ये तो चेयरमैन है, शायद ये सीएपीएफ के लेते नहीं ज़्यादातर। फिर बाकी जो बोर्ड थे इनमें जो जितना मैंने देखा, एक शीलवर्धन सर का एक्टिव था, फिर शायद बीबी स्वयं सर का और सुमन मैम का, तो ये इनका तो पता है, और एक बोर्ड शायद और भी एक्टिव था, शायद श्री संजय वर्मा सर का था। तो ये सारे बोर्ड्स थे। तो ये आप देख सकते हो ये बोर्ड मेंबर्स है, तो जितने भी हमारे बोर्ड हैं उनका एक बोर्ड का मतलब चेयरमैन होगा, तो वो ये जो हमारे क्या था बोर्ड मेंबर्स थे उस बोर्ड के चेयरमैन होते थे। तो इस बोर्ड में पूरे मान लो 4 लोग होते हैं, कि 1 2 3 4, तो एक चेयरमैन हो गए, दूसरे हमारे सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, तो इस तरीके से हर बोर्ड में 4 लोग होते हैं। तो इन सबकी जो मान लो आप देख सकते हो कि सबकी जो एज है वो रिटायरिंग एज है 65 ईयर्स। तो यहाँ पे यूपीएससी के जो भी मेंबर है, जैसे 65 ईयर्स के होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। आप यहाँ पे एज वाइज देख सकते हो कि ये कब रिटायर हो जा रहे हैं। तो अगर इन्हीं के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूपीएससी मेंबर्स हैं, और यहाँ पे थोड़ी वैरायटी है इस बार। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमारे इंडियन आर्मी से भी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, फिर यहाँ पे हमारे प्रीति सूदन मैम है आईएएस, सुमन शर्मा मैम आईआरएस, बीबी स्वयं सर आईएएस, फिर संजय वर्मा सर आईएफएस, फिर डॉक्टर दिनेश दास सर ये एकेडमिशियन है, फिर शीलवर्धन सर है ये आईपीएस है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी की हमारे इंडियन आर्मी ऑफिशियल भी है। बाकी जो हमारे यूपीएससी के आईआरएस, आईएफएस, आईएएस और आईपीएस ये सारे भी हैं, और एकेडमिशियन भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी वैरायटी है, और इनका जो मान लो टर्न है उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो अगला टर्न है वो मतलब रिटायरमेंट होगा प्रीति सूदन को 2025 में होगा। तो ऑलमोस्ट मान लो जो अगले कैंडिडेट्स देंगे इंटरव्यू, तो उसमें प्रीति सूदन मैम नहीं होंगी, पर जो बाकी हमारे ऑफिशियल्स है वो सारे के सारे होंगे। तो जो ऑफिशियल्स है इनके बारे में आपको थोड़ा पता होगा, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अच्छा फील होगा। तो इनके बारे में आप मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग देख लो। तो फिर अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो यहाँ पे हुआ क्या था, मान लो जब हम लोगों ने यहाँ से क्या बोलते जो हमारा वेटिंग हॉल था उससे एग्जिट लिया, इस जगह पे एग्जिट है, और ये पूरा जो हॉल है यहाँ पे, और इस जगह पे जो जो रूम्स है वो ऐसे रूम्स है मान लो। तो यहाँ से एग्जिट लिया तो मुझे इस जगह पे जाना था, और यहाँ पे मान लो सेकंड थर्ड रूम था, वो था इस जगह पे। तो यहाँ पे एक बाहर एक छोटी सी चेयर लगी हुई थी, तो वहाँ उस चेयर पे हमें बैठना था। तो ऑलमोस्ट मुझे मान लो 5 मिनट्स के आसपास बैठना पड़ा था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3:55 या फिर 4 o'clock के आसपास मुझे यहाँ से मैं यहाँ से गया, और यहाँ पे 5 मिनट के आसपास बैठा। तो उसका जितना पूरा इंटरव्यू वो चला, उसके बाद मैं वापस आया, मैंने यहाँ पे जो रिसेप्शन था सीधे यहाँ से मतलब बैग कलेक्ट करा, फोन यहाँ से लिया रिसेप्शन से और वापस आ गया। तो यहाँ पे होता क्या, जब आप अंदर बैठे हो तो आपके जो भी आपका लगेज है वो आपके साथ ही रहता है, सिर्फ आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सारे सबमिट हो जाते हैं। बाकी जो भी आपका लगेज होगा वो आप अपने साथ ही वेटिंग रूम में लेके जाओगे। फिर वेटिंग रूम में जब आप वेटिंग रूम से एग्जिट करोगे इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे आपको अपना रूम लगेज लेके जाना है। इस जगह पे जो एक छोटा सा रूम था, मैंने बताया यहाँ पे सीए ऑफिशियल बैठे रहते सीआईएसएफ के, तो यहाँ पे रैक दे रखी थी। इस रैक में आपको जो भी आपके बैग्स है वो वहाँ पे रख दे रहे थे, वो एक वहाँ पे नंबर लगा देंगे ताकि जो सही कैंडिडेट है वही अपना बैग लेके जाए।
फिर यहाँ पे आपकी एक दोबारा से फ्रिस्किंग होगी, मतलब जो भी सीआईएसएफ का ऑफिशियल है वो आपको फिर से चेक करेंगे कि आप कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो, ले जा रहे हो वो सब, और सिर्फ हैंकरचीफ अलाउड होता है बेसिकली, तो आप कुछ भी और नहीं ले जा सकते। फिर यहाँ पे हमारा जो बैग वैग सबमिट हुआ, फिर इंटरव्यू देकर है, फिर वापस हमें यहाँ पे आना है, यहाँ से इंटरव्यू मतलब जो भी बैग है अपना कलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से हमें निकल जाना है यहाँ पे रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन से अपने टोकन देके वापस जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो सारे कलेक्ट करने हैं, और फिर यहाँ से जो दूसरा गेट है उस जगह से एग्जिट लेना है। हमने एंट्री यहाँ से करी थी, पर बेसिकली एग्जिट हम यहाँ से करते हैं। तो ये पूरा था यहाँ पे जो सिनेरियो था। तो अब मैं अपने अपने बोर्ड के बारे में अगर बताऊँ, तो जैसे मैंने ये था मेरा बोर्ड। तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे होता था इस तरीके का रूम है ये। यहाँ पे आपने एंट्री थोड़ा लो, जैसे ये बड़ा रूम है, यहाँ पे यहाँ पे लगा हुआ है एक सर्कुलर टेबल, इस जगह से आपने एंट्री ली, और यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे जो चेयर थी वो लगी थी, यहाँ पे चेयरमैन सर की चेयर लगी है, यहाँ पे चेयरमैन सर थे। फिर यहाँ पे थे हमारे मेंबर 1, यहाँ पे मेंबर 2, और इस जगह पे थे मेंबर 3। तो देख सकते हो ये सर्कुलर टेबल था और बहुत ही क्लोज थे जो भी हमारे मेंबर्स थे वो। फिर इस तरीके यहाँ पे चेयर थी, तो यहाँ से मैंने एंट्री ली, यहाँ पे सर को विश करा, जो भी मतलब चेयरमैन सर थे हमारे। तो मेरे जो चेयरमैन जो मेरा बोर्ड था वो था शीलवर्धन सर का। तो ऐसे मैंने एंट्री ली, इन्हें विश करा गुड आफ्टरनून, और फिर उन्हें बैठने को बोला, तो यहाँ पे बैठ गया। तो अब मैं अगर बता दूं अपने बोर्ड के बारे में, जैसे मेरा बोर्ड था शीलवर्धन सर का। तो ये एक फॉर्मर आईपीएस रह चुके हैं, फॉर्मर आईपीएस, और ये सीआईएसएफ के डीजी भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में इंटरनेट पे बहुत मतलब बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, आप वो जाके पढ़ सकते हो। थोड़ा मतलब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इनके बारे में। तो जो ये मतलब बहुत ही हैवी बिल्ड इंसान थे, अच्छी खासी मतलब इनकी बिल्ड थी, और एक तरीके से बहुत ही अच्छा हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। तो और ये मतलब एकदम ऐसे एग्रेसिव मूड में नहीं थे, ना ही थोड़े गुस्से थे, मतलब एकदम बहुत अच्छे से हंस हंस के बात कर रहे थे, तो वो चीज़ बहुत सही थी। पूरा बोर्ड कॉर्डियल था। तो अगर मैं अपने मतलब बोर्ड मेंबर्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे चेयरमैन सर बैठे थे, यहाँ पे मेंबर 1, यहाँ पे मेंबर 2, यहाँ पे मैं बैठा था, और यहाँ पे मेंबर 3 बैठे थे। तो मेंबर 1 तो हमारे मतलब यहाँ पे हो गए हमारे चेयरमैन, फिर ये मेंबर 1, और जो मेंबर 2 थे ये एक आर्मी वेटरन थे यहाँ पे। आर्मी वेटरन ये इकलौते जिन्होंने आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और इन्होंने शायद कैप भी आर्मी से रिलेटेड कुछ कैप पहनी थी। फिर जो हमारे मेंबर 3 थे, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70 प्लस के आसपास की एज थी, और ये मतलब बहुत ही क्लियरली नहीं बोल पा रहे थे, ये बहुत ही हल्के बोल रहे थे। तो इनकी जो बातें सुनने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था, और बहुत अच्छे खासे ओल्ड थे। तो इस वजह ये भी एक मतलब रीज़न हो सकती है जिसे बोल नहीं पा रहे थे। तो ये था मेरा जो बोर्ड मेंबर थे उनके बारे में। तो अब मैं चलता हूँ जैसे मुझसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए। तो सबसे पहले वही मैंने जैसे एंट्री किया, तो सबसे पहले मैंने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करा, उन्होंने बोला गुड आफ्टरनून, फिर बैठने को बोला, मैं बैठ गया। फिर सबसे पहले क्वेश्चन आया था, वो आया था यू आर कमिंग फ्रॉम पुणे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे मेनली मैं बताता हूँ कि इनके पास होता क्या है। तो जब आप एक डेफ डेफ फॉर्म सबमिट करते हो आप, उसमें आपकी बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स है, वो यहाँ पे पूछी जाती है, वो मतलब आपको फिल करनी होती है। तो डेफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप वो कमेंट डाउन कर देना, वीडियो बना दूंगा उस पर। तो डेफ का एक समरी पेज होता है, तो उस समरी पेज पे बहुत कम चीज़ें, बहुत कम डिटेल होती है। तो यहाँ पे आपका सिंपली नाम होता है, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद हो गया मान लो आपका हॉबी इंटरेस्ट, हॉबी इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी आपने पार्टिसिपेट करा है। और फिर आखिरी में हो गया आपके जो 10th है, 12th है, और ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन, बस इन ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं बस। तो इसी के बेसिस पे वो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन है वो फॉर्म होते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे मेरी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रखी थी पुणे। तो यहाँ पे हुआ ये कि उन्होंने आते मुझसे पूछा कि सो यू आर कमिंग फ्रॉम पुणे। तो बेसिकली मैं पुणे से आ नहीं रहा था, वो मेरी सिर्फ बर्थ प्लेस है, और मैं मतलब आ तो यूपी से ही रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे क्लियर किया। तो वहाँ पे उनका जो मूड था वो थोड़ा एक अजीब सा हो गया था, कि जैसे उनके कुछ क्वेश्चंस कम हो गए, वो सोच के बैठे होंगे पुणे से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। फिर वो सोचते अच्छा सो यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम पुणे। तो मैंने फिर एक्सप्लेन करा, तो फिर उन्होंने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया। फिर वो आगे बढ़ गए सीधा सीधा हॉबीज़ पे। तो जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो मान लो चीज़ है, वो क्वेश्चंस पूछे गए थे हॉबीज़ पे। तो हॉबीज़ जैसे मान लो मैंने 2 हॉबीज़ लिखी थी। एक लिखा था यहाँ पे प्लेइंग चेस, और दूसरा ने लिखा था रीडिंग नॉवेल्स। तो सबसे पहला इन्होंने यही मुझसे पूछा कि किस तरीके की नॉवेल्स पढ़ते हो तुम? तो मैंने वही एक्सप्लेन करा, जैसे रिसेंटली मैंने जो भी मतलब आर्मी से रिलेटेड या फिर एडवेंचरस फिक्शन नॉवल है वो सब पढ़ी थी। तो इंडियाज़ मोस्ट फेयरलेस, तो ये सब मैंने बताया था। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन-सी बुक जो तुमने रिसेंटली ना पढ़ी हो, तो पहले पढ़ी होगी बहुत, और उसका कुछ इम्पैक्ट आया तुम्हारी लाइफ में। तो फिर मैंने यहाँ पे द अल्केमिस्ट का नाम लिया, पाउलो कोएल्हो की। बहुत ही पॉपुलर बुक है। तो इसके बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इससे क्या सीखा तुमने? तो यहाँ पे सिंपली वही था कि मैंने बताया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, रिस्क मतलब लेते रहना चाहिए, और आप जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर लोगे। तो फिर उन्होंने सीधा काउंटर करा कि तुमने ऐसा कौन सा रिस्क लिया है। तो यहाँ पे वैसे कोई मतलब रिस्क बहुत बड़ा तो नहीं, मैंने मैंने तो सिंपली एक्सप्लेन करा कि सर मतलब मैं बहुत टाइम से एसएसबी के लिए अटेम्प्ट दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म जो मतलब हमारी फोर्सेज है उसके लिए। तो उससे रिलेटेड सर मैंने इतने अटेम्प्ट दिए हैं, भले ही अभी मतलब जो भी सक्सेस नहीं मिली है,
पर उसी से रिलेटेड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उन्हें। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ये ठीक है, तो एक और बुक बताओ जो मतलब ये तो बहुत पॉपुलर बुक्स थी। तो उन्होंने कुछ और पॉपुलर बुक के भी नाम लिए, जैसे एटॉमिक हैबिट्स हो गई या डेल कार्नेगी की हो गई, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो भी है। फिर बाकी जो कुछ और बुक्स हैं उनके नाम लिए। फिर उन्होंने ये सब तो बहुत पॉपुलर सबने पढ़ी होती है, कुछ ऐसी बुक बताओ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पर तुमने पढ़ी है और उसका मतलब उससे क्या सीखा वो सब। तो यहाँ पे फिर अगला जो मैंने नाम लिया, वो यहाँ पे मैंने नाम लिया था बूट्स बेल्ट्स एंड बैरेट्स का। तो वो थी बूट्स बेल्ट्स एंड बैरेट्स। तो ये जो बुक है, ये तनुश्री पॉडर ने लिखी है और ये क्या बोलते हैं, एक एनडीए कैडेट है, उसकी लाइफ पे बेस्ड है। तो तनुश्री पॉडर के हस्बैंड थे, उनकी जो पूरी ट्रेनिंग की स्टोरी थी, क्या बोलते हैं, जो एनडीए में, उसके बारे में पूरी बुक है। उन्होंने पूरे कैसे स्पेंड करा, कैसे ट्रेनिंग करी थी, क्या क्या वहाँ पे इवेंट्स हुए थे, कैसे मजे लेते थे, मतलब मजे करते थे, क्या हार्डशिप्स हुई थी, वो सब। तो ये पूरे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करा। फिर उन्होंने मतलब ये बुक शायद या तो सुनी नहीं होगी या पढ़ी नहीं होगी, तो इसलिए वो थोड़ा और ज़्यादा पूछ रहे थे मतलब इस बुक के बारे में, और मतलब थोड़ी यूनिक से लगी थी उन्हें ये बुक। फिर मैंने बताया था पूरी जो बुक के बारे में, उन्होंने ऑथर पूछा था और जो बुक के बारे में चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे बता दी थी। फिर आगे उसके बाद उन्होंने पूछा कि कोई भी दो इंडियन एपिक्स के नाम बताओ। तो सिंपली जो हमारे दो मोस्ट पॉपुलर एपिक्स हैं हमारे हिंदू रिलीजन्स के, उसके मैंने बता दिया था। वो थी जैसे हमारी होगी रामायण और दूसरी महाभारत। तो ये दोनों मैंने बता दी थी। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने मतलब ग्रीक एपिक्स है उनके बारे में सुना ही नहीं सुना। तो मैंने तो मतलब कोई भी ग्रीक ग्रीक एपिक के बारे में सुना नहीं था। तो उन्होंने खुद बताना शुरू कर दिया कि द लियाद एंड द ओडिसी, इसके बारे में एक एक दो दो लाइन बताई थी कि इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में गए ए आई एम एल। तो ये क्वेश्चन मेरा बेसिकली ग्रेजुएशन का है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ। तो ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे और मैंने मतलब डेटा साइंस वहाँ पे लिखा हुआ था कि मैंने डेटा साइंस पढ़ा है। तो ये इसलिए वाला क्वेश्चन आया। तो ए आई एम एल का डिफरेंशिएट जो भी था वो मैंने बता दिया। फिर उसके उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा टेरिफाइंग सिनेरियो है जो तुम सोच सकते हो ए आई क्रिएट करेगा इस वर्ल्ड में। तो उससे रिलेटेड मैंने सिंपली ये बोला था वेपनाइजेशन ऑफ ए आई, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। वो खुद ही मतलब कैरी ऑन कर रहे थे, अगर कुछ भी दो मान लो एक सेंटेंस बोलना तो खुद ही समझ जा रहे थे और खुद ही चीज़ें आगे बढ़ाते कि ऑटोनोमस वेपन के बारे में बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, वो बात। तो इस तरीके से वो खुद ही मतलब कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आपके बातों को, और बहुत ही क्लियरली पूछ लेते कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो इस तरीके से। तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल मतलब कॉर्डियल बोर्ड होते हैं ये सब। फिर उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि यू आर ट्राइंग फॉर यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म फोर्सेस फ्रॉम सो लॉन्ग, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म फॉर यू। तो सिंपली मतलब यूनिफॉर्म के मतलब मीनिंग क्या है तुम्हारे लिए, या फिर क्या चाहते हो तुम यूनिफॉर्म से, वो सब। तो सिंपली उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बताया था कि क्या तुम जैसे एक पावर की तरह समझ लो कि कुछ भी कर लोगे, या कोई बहुत हाई स्टेटस हो जाएगा, या क्या रीजन है ये सब। तो सिंपली यहाँ पे मैंने वही बताया था कि सिर्फ एक मतलब वो होता है कि यूनिफॉर्म से आपके अंदर एक ऐसी पावर आती है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो बहुत ही ज्यादा, जितनी आप आज नहीं कर सकते बिना बिना यूनिफॉर्म के। पर आगे जाके कर सकते हो, चाहे आपके आसपास के लोग हो, चाहे आपका पूरा नेशन हो, या फिर वो सब चीजें। तो मैंने ऐसी दो तीन चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी थी इस वाले कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देख सकते हो बहुत अलग से क्वेश्चन भी कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप थोड़ा मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं। तो अब जैसे मतलब ये आखिरी क्वेश्चन था, फिर उसके बाद चेयरमैन सर ने मेंबर वन की तरफ पास कर दिया था। फिर अब मेंबर वन ने स्टार्ट करा। तो ये स्टार्ट करा सीधे कास्लिंग से। अब कास्लिंग जैसे मतलब चेस से रिलेटेड चीज़ है, तो ये मैंने लिखा था जैसा था कि मैं चेस खेलता हूँ, तो उन्होंने कास्लिंग के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कास्लिंग का बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कास्लिंग क्यों करते हो। सिंपली जो भी रीजन होते हैं कि मान लो कि जैसे हमारा पॉन स्ट्रक्चर बिगड़ रहा हो, या कोई भी हमारा ओपोनेंट है वो एक तरफ अटैक कर रहा हो, तो उस हिसाब से हमें कैसलिंग करनी होती है, वो सब। फिर जो अगला क्वेश्चन था वो आ गया मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो मेरी यूनिवर्सिटी का नेम जैन से रिलेटेड है, तो इसलिए सीधा उनका जो जैन से क्वेश्चन है वो आके शुरू हो गया। तो उन्हें सबसे पहले यही पूछा कि तीर्थंकर महावीर है, उनके बारे में कुछ बताओ। तो ये तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, जो ये मतलब जैन के बारे में चीजें थी। तो इसलिए जो भी मतलब महावीर के बारे में चीजें मुझे पता थी उन्हें अच्छे से बताना शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि मैं पढ़ के आया, मुझे पता है। तो उन्होंने ज्यादा फिर पूछा नहीं उसके बारे में, उन्हें सिर्फ यही पूछा कि टोटल कितने थे, आखिरी कौन था। फिर मैंने जो भी है पूरा मतलब बताया, 24 थे, आखिरी तीर्थंकर महावीर ही थे। तो यहाँ पे जो मतलब पूरा चीजें थी वो चीजें खत्म हो गई थी। तो आप देख सकते हो जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वो ज्यादातर इसी चीजों से क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर यहाँ पे जैनिज्म के बाद उन्होंने जो अगला क्वेश्चन था वो पूछा कि आप मतलब कौन कौन से ग्रुप्स हैं, मतलब जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में पता है। तो सिंपली पहले मुझे लगा कि मुझे बताना है कि कौन कौन से ग्रुप्स के बारे में पता है, पर उन्होंने फिर खुद ही जो मतलब नाम थे वो लेने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने एक अजीब सा नाम लिया था कुछ नाम्स करके। तो ऐसा कोई ग्रुप है मतलब जो मुझे पता नहीं था, अगर है तो इसके बारे में मैं नहीं बता पाया था। फिर उन्होंने बाकी स्टार्ट करी थी कि G20, OIC, सार्क, या फिर यहाँ पे हो गया आशियान था, या फिर ब्रिक्स था। तो ये सारे पूछे थे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मतलब मैंने वही दो दो लाइन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जो सार्क है उसके बारे में उन्होंने थोड़ा मतलब अच्छे से पूछा कि सार्क प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर पा रहा, क्या रीजन है इन सब के। तो ये सब चीजें फिर सार्क के बारे में पूछी थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, वो आया था हमारे जो इस बार 5 भारत रत्न अवार्ड मिले हैं उनके बारे में।
तो जो 5 भारत रत्न अवार्ड मिले हैं, वहाँ पे तो यार मैं मतलब जो नाम थे वो सारे भूल गया था। मुझे सिर्फ़ 2-3 नाम थे वो याद आए। सबसे पहले जैसे जो हमारे वाले कर्पूरी ठाकुर जी उनके बारे में मुझे मतलब याद आ गया था। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनके बारे में याद आ गया था। तो सबसे पहले गलती से मेरे मुँह से मनोहर लाल खट्टर निकल गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी की जगह, तो मैंने वापस से ठीक कर दिया था। तो जब वो मतलब वो मनोहर लाल खट्टर गलती से बोलते तो वो हँसने लग गए थे। बोलते सही में? फिर मैंने मतलब करेक्ट करके अपने को फिर लाल कृष्ण आडवाणी बोला था। फिर उसके बाद बाकी जो हमारे नाम थे जैसे हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, उनके बारे में भूल गया था और एम एस स्वामीनाथन थे, वो मुझे याद आ रहे थे पर मतलब मैं फिर बोल नहीं पाया था। फिर उन्होंने खुद ही आगे पूछना शुरू कर दिया कि एम एस स्वामीनाथन है, उनको भी मिला था, तो क्या मतलब उनके क्या जो भी थी उन्होंने क्या करा था? तो सिंपली मैंने वही बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में 1-2 लाइनें। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अच्छा, तो ये क्यों न्यूज़ में थे रिसेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड? तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड वो अभी न्यूज़ में क्यों थे? तो ये पूछा था इन्होंने। फिर उसके बाद मतलब जो हमारे डेफ था उसके बाद ये आगे जो मतलब डेटा साइंस वाली फील्ड है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से बिलॉन्ग करता हूँ, तो उसमें मैंने डेफ में से लिख रखा था कि डेटा साइंस पढ़ा है, पाइथन पढ़ी है, ये सब, तो इसलिए वो आ गए डेटा साइंस पे। तो अब उन्होंने पूछा व्हाट इज डेटा साइंस, तो सिंपली जो भी डेटा साइंस का मतलब चीजें थी उन्हें बता दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुमने पाइथन पढ़ी है, तो ऑब्वियसली जो एल्गोरिदम्स है वो पढ़ी होंगी, तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम क्या है? तो ये सीधा मतलब हमारे जो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन है वो पूछे थे। तो यहाँ पे अब जो मेंबर 1 का थे वही सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए थे। उसके बाद अगले जो मेंबर 2 है उनको उन पे पास कर दिया था। तो जो मेंबर 2 थे, ये एक ऑब्वियसली आर्मी वेटरन थे। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करा था कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस या प्रेडिक्टिव एआई क्या होता है? तो सिंपली ये जो प्रेडिक्टिव एआई क्या होता है, ये पूरा अच्छे से समझा दिया था कि प्रेडिक्शन के काम आता है। जो भी हमारे पहले मतलब चीज़ होगी वो डेटा रीड करके आगे के आउटपुट हम मतलब निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम चेस खेलते हो तो ऐसे मतलब हैव यू हर्ड अबाउट सम अदर गेम्स सिमिलर टू चेस दैट लाइक दैट हैव बीन प्लेइंग इन अदर कंट्रीज? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक मतलब जो हमारा शोगी करके गेम होता है जापान में, तो उसके बारे में पता था। तो मैंने बताया था कि सर शोगी होते हैं जापान में, वो भी बहुत हद तक सिमिलर होता है चेस के। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बहुत मतलब वेरी गुड, एनी अदर हैव यू हर्ड अबाउट इट? तो मैंने मना कर दिया कि सर और नहीं सुने। फिर वो खुद ही मतलब आगे पहुंचे कि हैव यू हर्ड अबाउट द चाइनीज गेम कॉल्ड शियांगची? तो इसके बारे में वो थोड़ा बताने लगे कि मतलब जब भी ये शुरू हुआ था उस तरीके की चीज़ है कि चाइना में खेला जाता है, बहुत हद तक बहुत सिमिलर है ये, जो हमारा मतलब अभी बेसिक चेस है या इंडियन चेस है उससे। फिर उसके बाद वो गए कि चेस के जो हमारे पुराने नाम थे, कि मतलब इंडिया में या कहीं भी पुराने नाम किस नामों से जाना जाता था उसके बारे में। तो मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने वही बताया कि सर कुछ टाइम से तो शतरंज के नाम से ही जानते। तो बोलते वो तो अभी भी जानते हैं, पर पहले बताओ किस नाम से जानते हैं? तो मुझे पता नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि पहले जो एक चतुरंगा करके होता था, उसे हम कहते थे इंडियन चेस। तो ये होता था। मैंने सर इसके बारे में मुझे पता नहीं। तो फिर वो उन्होंने मतलब ये भी जो टॉपिक था वो लीव कर दिया। फिर इसका जो अगला टॉपिक था वो आया था कि मान लो पहले जो हमारी क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारी जितनी भी अलग अलग इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की आर्मीज होती थी वो अलग अलग ड्रेस कोड पहनती थी। जाट अलग पहनते थे, बाकी जो हमारी मान लो नॉर्थ ईस्ट की अलग पहनती थी, मराठास अलग, सिख्स अलग, मद्रास जो रेजिमेंट है वो अलग। तो ये सब अलग अलग ड्रेस कोड्स पहनती थी। और जब से ब्रिटिशर्स आ गए तो ये शर्ट पैंट में हम सब फॉलो करने लग गए। तो हमें मतलब वापस जो हमारे प्रीवियस ट्रेडिशंस थे उनके हिसाब से ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। तो इस मैंने मतलब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा काउंटर भी आए थे। मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि अभी हम मतलब जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस तरीके की चीजें। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मिनट्स का डिस्कशन चला था। वहाँ पे उन्होंने 2-3 जगह काउंटर किया था कि मैंने बोलते डिवीजन हो जाएगा थोड़ा इस तरीके। तो डिवीजन तो वैसे भी है, तो इसमें थोड़ा अच्छा जो मतलब हमारा टॉपिक था ये था। तो इस तरीके की चीजें भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो। फिर जो हमारे मेंबर 2 थे उन्होंने यही क्वेश्चंस पूछे थे। फिर जो आगे जाते मेंबर 3, अभी ये मेंबर 3 थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन आया था कि वो था व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था मेरे लिए। तो मैंने सिंपली वही बताया कि जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, हर जगह डिफरेंट कुजीन्स होती हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो एक जगह पे जब ये सारे मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें रह रही हैं या जो भी उस तरीके को, उससे मतलब ये डाइवर्सिटी होता है। तो बोलते अच्छा तुम डाइवर्सिटी यही समझते हो? तो मैंने तो पहले यही बताया था, फिर थोड़ा बाकी फ्लोरा फौना अलग अलग चीज़ें थी वो भी ऐड कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंडिया से मतलब रिलेटेड क्या है डाइवर्सिटी का, या इंडिया ने क्या करा डाइवर्सिटी के लिए? तो सिंपली मैंने यही मतलब थोड़ा फिर बताया था कि हार्मनी के लिए जो भी हमारी चीज़ें हैं, हम मतलब एक तरीके से यूनिटी के लिए और हार्मनी के लिए प्रमोट करते हैं। जैसे मान लो सदर्न इंडिया की चीज़ें वो नॉर्थ में प्रमोट करते हैं, नॉर्थ की साउथ में, या ईस्ट की कहीं और। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। फिर इसके बाद उन्होंने सिंपली मतलब सीधा बढ़ गई है मतलब थोड़ा हिस्ट्री या वैसे कुछ क्वेश्चंस पे। तो उन्होंने यही पूछा कि लेफ्ट विंग क्या था कांग्रेस में, क्या था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे? तो ये मुझे समझ में नहीं आ पाया था वो पूछना क्या चाह रहे हैं, इसलिए मैं बता नहीं पाया था। तो मेरे ख्याल से वही पूछे जो लेफ्ट विंग जो हमारे मॉडरेट्स थे या जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बारे में पूछ रहे थे कि
वो उनकी कौन-कौन सी आइडियोलॉजी थी, मार्क्सिस्ट को मतलब मार्क्सिस्ट को फॉलो करते, कम्युनिस्ट को फॉलो करते, लेनिस्ट को फॉलो करते थे। ये सारी चीज़ों के बारे में वो थोड़ा पूछना चाहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा अगला कि होम रूल जो होम रूल लीग है वो क्या थी? किसने स्टार्ट करी थी? क्यों करी थी? ये सब। तो जो भी मतलब एनी पर्सन का नाम पता था मतलब उस वक़्त ऐसा होता है कि स्ट्राइक नहीं कर पाता नाम, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम है वो मैं बोल नहीं पाया था और फिर सिंपली ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी। तो जो मेंबर 3 थे, ये मतलब लास्ट थे। इसके बाद अब यहाँ पे हुआ क्या था, जब इन्होंने होम रूल लीग बोला था, तो बहुत हल्के बोला था, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। तो जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने आगे मतलब कंटिन्यू किया था कि होम रूल लीग क्या है, वो पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने वही थोड़ा-सा बताने की कोशिश करी थी, पर मैं ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाया था होम रूल लीग के बारे में। फिर उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ, उसके बाद वही क्या हाल थे, जो प्रेसिडेंट सर थे मतलब चेयरमैन सर थे, शीलवर्धन सर, उन्होंने बोला कि योर इंटरव्यू इज़ ओवर, यू कैन मूव नाउ। तो सिंपली यहाँ पे फिर वही जैसे यहाँ पे बैठा था मैं, तो यहाँ से उठा और सिंपली थैंक यू करा और फिर यहाँ पे जो गेट था, उससे एग्ज़िट करा। तो ये पूरा मेरा जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, ये पूरा इंटरव्यू मतलब इस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस था कुछ। तो आई होप सो कि मतलब ठीक-ठाक ही गए और अच्छे मार्क्स मिल जाए, मेरिट में आ जाऊँ। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे जब एग्ज़िट लिया, तो ये जैसे यहाँ पे चेयरमैन थे, यहाँ पे सब, तो बस एक थैंक यू बोला, सिर्फ़ चेयरमैन मतलब चेयरमैन सर को देखते हुए थैंक यू बोल के फिर यहाँ पे निकल गया। फिर इसके बाद हमें यहाँ से निकलने का क्या है, जो हमारा मेन वेटिंग हॉल था, वापस यहाँ से उसमें जाना है। यहाँ पे हमारे जो भी बैग मतलब बैग रखवाए थे, बैग यहाँ से उठाने हैं। फिर यहाँ से जैसे जहाँ से हमने एग्ज़िट लिया था, मेन एग्ज़िट मतलब वो मेन एंट्री ली थी, वहाँ से एंट्री मतलब एग्ज़िट करना है। यहाँ पे रिसेप्शन था, जहाँ पे चीज़ें हमने सबमिट करी थी। यहाँ से हमने वही टोकन दिया, हमारे फ़ोन, लैपटॉप जो भी चीज़ें थी, वो सारी यहाँ से हमने वापस ली और फिर हम चले गए बाहर। अब बाहर जाते वक़्त जैसे मैंने बताया था 2 गेट थे, एक गेट नंबर 1, एक गेट नंबर 2। तो हमें गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लेना था। तो गेट नंबर 2 से हमने एग्ज़िट लिया इस जगह पे। तो गेट नंबर 2 के पास में यहाँ पे मतलब जो यूपीएससी का बोर्ड है रेड वाला, जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो इसी जगह पे है। तो जब सुबह आया था मैं, तब मैंने फ़ोटो खिंचवाई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था कि मैं जो आया था, मैं सिर्फ़ नीचे मतलब फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़ पहन लिए थे, पर ऊपर मैंने टी-शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि आते-आते इतनी गर्मी थी, जो हमारी मतलब टी-शर्ट है, व्हाइट टी-शर्ट खराब ना हो जाए, और फिर कोट तो वैसे भी नहीं पहन सकती इतनी गर्मी में, इस वजह से मैंने नॉर्मली जो मेरी टी-शर्ट थी वो पहनी थी। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जब मैं मान लो जब मैं सुबह आया था, तो मैंने पूछा था कि अंदर चेंज करने के लिए अवेलेबल होगा, तो जो यहाँ पे सीआईएसएफ ऑफिशियल्स होते हैं यहाँ पे गेट पे, पर्सनली सीआईएसएफ के, उन्होंने बोला था अवेलेबल होगा। पर यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ अवेलेबल फैसिलिटी ऐसी नहीं है चेंजिंग रूम, पर सिर्फ जो मतलब वॉशरूम है थोड़ा-सा, तो आप बेसिकली यहाँ पे बस अपनी शर्ट या जो भी टी-शर्ट है वो चेंज कर सकते हो। तो अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप ठीक है मतलब शर्ट नहीं पहन के आओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आके आप शर्ट चेंज कर सकते हो, पर जो मान लो आपके पैंट्स हैं, वो आपको पहन के आनी, पैंट्स और फॉर्मल शूज़ है वो आप पहले से पहन के आ जाओ, और मतलब शर्ट चेंज करने में ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, तो आप इज़िली चेंज भी कर लोगे। और अंदर कोई अलग से चेंजिंग रूम है नहीं, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही मतलब ये चीज़ सही नहीं रहेगी। और फिर बाकी मतलब जो भी ज़्यादातर लोग थे, वो पूरा मतलब जो भी ड्रेस कोड है वो अच्छे से पहन के आ रहे थे। तो बेसिकली कुछ लोगों ने अपनी ड्रेस खराब भी कर ली, तो वैसा भी हो सकता है। तो आप कोशिश करना, अगर बहुत ज़्यादा दूर से ना आ रहे हो, तो पूरा ड्रेस अच्छे से पहन के आओ, और बाय चांस अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हो, तो मतलब शर्ट मतलब आप नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, अंदर जाके आप चेंज कर सकते हो। फिर साथ में यहाँ पे हुआ क्या था, मतलब सुबह ने फ़ोटो खिंचवानी थी क्योंकि शर्ट नहीं पहनी थी। फिर बाहर आने के बाद जो मेरे साथ में कैंडिडेट था, मैंने उससे बोला, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा ली थी, क्योंकि ये तो मतलब एक तरीके से रूटीन ही होता है लोगों का अगर जा रहे हैं तो। फिर सिंपली यहाँ पे इस तरीके से एग्ज़िट लेने के बाद, अब यहाँ पे जो म्यूज़ियम था उसका मैं थोड़ा बता देता हूँ, कि यहाँ से हमने एग्ज़िट लिया, तो यहाँ पे आप 200-300 मीटर और चलोगे, इस जगह पे यहाँ पे गेट है, यहाँ पे हॉल है। तो सुबह तो मैं म्यूज़ियम में नहीं गया नहीं था, पर एक बार शाम को ऐसे ही जाकर आया था। तो सिंपली इस म्यूज़ियम में हमारे पुराने जो आर्काइव्स हैं, वो सारे आर्काइव्स रखे हुए हैं यहाँ पे, कि यूपीएससी कैसे बना था, या यूपीएससी की बाकी चीज़ें, फिर जो बीएसएफ के बारे में या बाकी जो अलग-अलग हमारी फोर्सेस हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे जो चीज़ें थी वो क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी भी हुई थी, बहुत सारे नोट्स थे, बहुत सारी आर्काइव्स थे, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेनली थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे मैं क्या प्रिपेयर करके गया था। तो सिंपली जो हमारी मेन चीज़ें थी, जैसे हॉबीज़, इंटरेस्ट हो गया, वो तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। फिर अगला वाला मान लो आपका हो गया जो ग्रेजुएशन की चीज़ें हैं, वो आपका अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे करंट अफेयर, अब ये करंट अफेयर के जैसे डेली न्यूज़पेपर ये तो मैं पढ़ते रहता हूँ, तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएँगे, पर यहाँ पे मतलब एक भी जो मतलब बहुत ही रिसेंट वाले करंट की चीज़ें, वो एक भी यहाँ पे मुझसे नहीं पूछी गई। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे हॉबीज़ ग्रेजुएशन के बाद जो आपके मान लो यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम थोड़ा यूनिक है, जैसे मान लो किसी से रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड हो, या मान लो कोई और जो भी आपकी फेमस पर्सनैलिटी है उनसे रिलेटेड हो, या कोई भी छोटी-मोटी पर्सनैलिटी है, तो आपको उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मेरी जैन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, तो उन्होंने जैन के बारे में पूछा। तो यहाँ पे मतलब ये जो चीज़ थी मैं पहले प्रिपेयर करके ऐसे किया, मान लो यहाँ पे कुछ मान लो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं उसके, मतलब एक यूट्यूब एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पे जो पुराने ट्रांसक्रिप्ट्स थे वो सारे प्रोवाइड थे, और रेगुलरली लोग डालते रहते हैं उसमें जो भी अभी देकर आ रहा है।
तो उसके थ्रू मतलब उसमें मैंने गो थ्रू कर लिया था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि मतलब इस तरीके के जो यूनिवर्सिटी का नाम है उससे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। फिर बाकी आप देख सकते हो और ज़्यादा चीज़ें तो कुछ आई नहीं थी, बेसिकली यहाँ पे हॉबीज़ ही आई थी। ग्रेजुएशन का मान लो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड आया था। फिर यूनिवर्सिटी का नेम और फिर बाकी थोड़ी जो रैंडम चीज़ें थी, जैसे करंट इन्होंने मतलब हिस्ट्री पूछ ली। तो हिस्ट्री के बारे में तो इतना मुझे पता मतलब पता है, पर हिस्ट्री से ज़्यादा बेटर होता अगर करंट अफेयर पूछ लिया, मैं अच्छा कर पाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। फिर मैंने स्पोर्ट्स में फुटबॉल लिखा, तो उन्होंने फुटबॉल के बारे में भी कुछ नहीं पूछा था। फिर और भी ऐसे मान लो जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। और बाकी मतलब अगर इनका सिर्फ़ एक जो समरी था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मतलब ये क्लियर नहीं कर पाया। अगर इनका पूरा डेप्थ अच्छे से देखते, तो शायद ये मतलब मेरे एसएसबी के जो अटेम्प्ट्स हैं, उनके बारे में भी पूछ सकते थे। तो ये मेरा मतलब पूरा जो एक्सपीरियंस था वो था। तो अगर मतलब अब आप में से किसी का भी इंटरव्यू बचा होगा, तो मैं बोलूँगा आप जो-जो चीज़ उससे पूछी ये सब आप प्रिपेयर करके जाना। इसके अलावा मतलब करंट अफेयर भी देख लेना, क्योंकि बोर्ड बोर्ड के ऊपर होता है कि हर एक बोर्ड अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी देख लेनी है। और साथ में मान लो अगर जैसे मान लो आप अगली बार दोगे तो भी मतलब बहुत, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। जैसे हमने देखा था कि 2025 या 6 से पहले कोई भी रिटायर नहीं हो रहा। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत हद तक सिमिलर हो सकते हैं। तो बाकी आपकी मतलब जो भी मेन समरी है उससे रिलेटेड आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपका होम टाउन के बारे में। होम टाउन का अगर मान लो हिस्ट्री से कोई भी रिलेटेड रिलेशन है, तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और दूसरा बोलूँगी आपको हिस्ट्री भी थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर कर लेना है, कि जितने भी मैंने थोड़ा देखा कि हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। बाकी अगर किसी भी अदर कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो ज्योग्राफी उस बाकी सबसे इतना नहीं पूछा, पर हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पूछा है। तो ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप सो आपको जो चीज़ें हैं, वो चीज़ समझ में आई होंगी। तो मैं बता देता हूँ, जैसे जो मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था यहाँ पे सीएपीएफ का, सीएपीएफ एसी का ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जो 2023 का था, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, ये मैंने रिटन क्लियर करा था। फिर इसका जो मान लो मेरा फिजिकल था वो आईटीबीपी में हुआ था नोएडा में। फिर उसके बाद ये हुआ था मान लो दिसंबर में, और फिर अभी यहाँ पे आया इंटरव्यू। तो जो मेरी प्रिपरेशन है या मेरे मतलब जो बाकी मेरा फिजिकल का जो पूरा वो था सिनेरियो, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो ले आऊँगा कि मैंने बाकी चीज़ों के लिए भी कैसे प्रिपेयर किया। और इंटरव्यू के लिए तो बेसिकली आप सिंपली यही करना है कि आपको एक तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। न्यूज़पेपर एकदम मस्ट चीज़ है, इससे अच्छी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, न्यूज़पेपर से आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जा रही है। फिर दूसरा आपके बारे आपको अपने खुद के बारे में पता होना चाहिए, जो मतलब डेप्थ है, जैसे मान लो एसएसबी में पीआई की होता है, उस तरीके से जो भी उससे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। फिर अगर तीसरा देखें, तो तीसरा आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। और अब तो बोलूँगा थोड़ा-सा हिस्ट्री भी आप प्रेफ़र कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो और जो बाकी चीज़ थी, जैसे मतलब सीएपीएफ के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर करा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। अगर आपको मतलब वीडियो देखनी है, तो आप वो वीडियो कमेंट कर देना। मैं जल्दी-जल्दी वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और साथ में जो मेरा फिज़िकल का एक्सपीरियंस था, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँगा। और अगर मैं बताऊँ कि मैं जैसे मैंने अब तक 4 सीडीएस दिए हैं, चारों के चारों सीडीएस क्लियर है। उसमें से एक बार मतलब ओटी मतलब एक बार ओटीए नहीं हुआ था, बाकी हर बार आईएमए और ओटीए दोनों हुए हैं, और सिर्फ़ एक एक बार आईएमए हुआ है। तो मैंने तो 4 बार सीडीएस भी क्लियर करा है 4 अटेम्प्ट्स में। तो उसका भी जो मतलब मेरा कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में भी अगर आपको जानना है, तो मैं वो आपको बता दूँगा, ताकि आपके लिए भी थोड़ा मतलब चीज़ें सिंपल हो जाए कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा था, तो आप भी थोड़ी बहुत चीज़ें सीख पाओ इस तरीके से प्रिपेयर करके। तो आई होप सो आपको जो पूरे वीडियो थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो सब भी आपको समझ में आया होगा। तो आप जो कमेंट डाउन कर देना, अगर आपको कोई भी इन सबसे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए और कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं उसका आंसर कर दूँगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।